Welcome back, friends. Today we will discuss the question answers 19 up to 36 from June paper 1 UGC NET. 19 question. Research ethics has a direct connection more often with which stages of research? Research ethics का कौन से stages के साथ में direct relation है? First, defining and delimiting the scope of research. Second, problem formulation and reporting of research finding. Third, defining the population and deciding the sampling technique for research. Fourth, deciding about the statistical techniques of data analysis. दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या है। रिसर्च एथिक्स का मतलब है कुछ नियमों का पालन करना। जो रिटर्न रूल्स होते हैं रिसर्च के बारे में, मेथडोलॉजीज़, स्ट्रैटेजीज़, वो रूल्स अलग है और रिसर्च एथिक्स अलग है। सो लेट अस सी विच आर द रिसर्च एथिक्स। ऑनेस्टी, केयरफुलनेस, ओपननेस टू क्रिटिसिज्म, रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, एनिमल केयर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स। दोस्तों, ऑनेस्टी का मतलब है हम जो भी रिसर्च करेंगे या रिसर्चर जो भी रिसर्च करने वाला है वो सबसे पहले ऑनेस्ट होना चाहिए, यानी उसका ओरिजिनल रिसर्च होना चाहिए। किसी का रिसर्च चोरी करना या किसी का परमिशन लिए बिना उसका मटेरियल यूज़ करना, ये रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है। इन शॉर्ट, रिसर्च एथिक्स ये वैल्यूज़ है जो रिसर्चर को फॉलो करनी होती है। Second ethics is carefulness. Researcher has to be careful that his research do not harm anyone. Third is openness to criticism. अगर रिसर्चर कोई रिसर्च करता है तो उस रिसर्च पे पॉजिटिव या निगेटिव कमेंट्स सुनने के लिए और उनका समाधान करने के लिए रिसर्चर रेडी होना चाहिए। दैट इज़ द अनदर एथिक्स। नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन। रिसर्चर को अपना वर्क पब्लिश करते टाइम पे रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रिसर्च करते वक्त उसने कोई रेफरेंसेस यूज़ किए हैं, कोई बुक का यूज़ किया है, तो सारे रेफरेंसेस उसे मेंशन करने हैं। पब्लिकेशन से रिलेटेड सारे रूल्स रिसर्चर को फॉलो करने हैं। कोई कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन ना हो जाए, ये सारे रूल्स रिसर्चर को फॉलो करने हैं। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिसर्चर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका रिसर्च सोसाइटी को हार्म ना करे, उल्टा सोसाइटी को रिसर्च से फ़ायदा हो। नेक्स्ट इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी प्रकार का भेदभाव, लड़का लड़की ऐसा भेदभाव या रेस के हिसाब से या रिलीजन के ऊपर कोई भी भेदभाव रिसर्चर के रिसर्च में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एनिमल केयर। एनिमल केयर इन द सेंस, अगर कोई रिसर्च मेडिकल साइंस से रिलेटेड है या बायोलॉजी से रिलेटेड है और एनिमल्स के ऊपर अगर रिसर्च हो रहा है तो रिसर्चर को ये मेक श्योर करना है कि वो एनिमल्स को टॉर्चर ना करे। मिनिमम पेन और मैक्सिमम बेनिफिट ध्यान में रखते हुए रिसर्चर को अपना रिसर्च आगे बढ़ाना है। एंड लास्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स। जो भी रिसर्च हो रहा है वो मैनकाइंड के भले के लिए हो, ना कि मैनकाइंड के नुकसान के लिए। इन्हें लोगों के भले के लिए वो रिसर्च होना चाहिए। दोस्तों, रिसर्च एथिक्स और भी है, सिर्फ इतने ही नहीं है। तो ये जो बंच ऑफ एथिक्स है इनको कहा जाता है रिसर्च एथिक्स, जो रिसर्च में एक रिसर्चर को फॉलो करने होते हैं। अब क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। रिसर्च एथिक्स हैज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन मोर ऑफन विथ विच स्टेज ऑफ रिसर्च? सो द आंसर इज़ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। रिसर्च एथिक्स कब ध्यान में रखना है? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के टाइम पे, यानी जब रिसर्च स्टार्ट हो रहा होता है। रिसर्च के स्टार्ट होने से ही रिसर्च एथिक के बारे में सोचना होता है कि हम जो रिसर्च करने वाले हैं वो कहीं मैनकाइंड के खिलाफ तो नहीं जाने वाला। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव कुछ मतलब बहुत ही नुकसानकारक रिसर्च कर दे। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन यानी रिसर्च कौन से टॉपिक पे करना है, यहाँ से ही रिसर्च एथिक्स फॉलो करने की शुरुआत होती है। एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, मतलब रिपोर्टिंग यानी लास्ट स्टेज पब्लिकेशन स्टेज तक रिसर्च एथिक आपको फॉलो करने होते हैं।
स्टार्ट टू एंड रिसर्च एथिक फॉलो करने होते हैं। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकेंड। 28th question. In a PhD thesis, which one is the correct sequence for showing the scheme of chapterization? अगर आप कोई PhD thesis लिखते हैं तो चैप्टर वाइज आपको PhD thesis लिखना होता है, राइट? तो चैप्टर्स में डेटा का सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए, ऐसा इस क्वेश्चन का मीनिंग है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़ इंट्रोडक्शन। अब यहीं पे आपको समझना है कि ये ऑप्शन रॉन्ग है, बिकॉज इंट्रोडक्शन ये सबसे फर्स्ट आना चाहिए और बाकी सारा डेटा बाद में आएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन, इंट्रोडक्शन, डिज़ाइन ऑफ स्टडीज़, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरलाइजेशन। दोस्तों यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले आ गया, बट यहाँ क्या हो रहा है, डिज़ाइनिंग पहले आ रहा है, डेटा एनालिसिस पहले आ रहा है, और सेकेंड लाइन में आप देखिए कंक्लूजन्स एंड सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़ ये बाद में आ रहा है। तो PhD थीसिस लिखते वक्त चैप्टर्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके बाद जो भी हमें डेटा मिला है, रॉ डेटा, जो फर्स्ट हैंड डेटा हमें मिला है वो सारा डेटा देना होता है, दैट इज़ सर्वे ऑफ द रिलेटेड स्टडीज़। वो हमें सबसे पहले देना होता है कि रिलेटेड स्टडी क्या क्या हो चुका है और हमें आगे क्या करना है। सो दिस शुड बी द सीक्वेंस। और जो रिलेटेड डेटा है उसके बाद हमारा डिज़ाइन ऑफ स्टडी क्या होगा, हमें क्या डेटा मिला है, डेटा प्रेजेंटेशन, ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस है थर्ड ऑप्शन में, इंट्रोडक्शन, सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़, उसके बाद डिज़ाइन ऑफ स्टडीज़, मतलब सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद चैप्टर में ये लिखना है कि कौन कौन सा स्टडी हो चुका है, उसके बाद ये लिखना है कि हमारा स्टडी का डिज़ाइन क्या होगा, हमें कौन सा डेटा मिला है, डेटा प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो डेटा का प्रेजेंटेशन हुआ है उसका एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना। नेक्स्ट इज़ फॉर्मुलेशन एंड जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन्स। फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन ये नेक्स्ट पार्ट है, जो भी डेटा है उसका एनालिसिस हो जाए, फिर डेटा के एनालिसिस पर से जो आंसर्स मिलेंगे उसके ऊपर से कंक्लूजन निकालना है, और कंक्लूजन के ऊपर से सजेशंस देना है या सॉल्यूशंस देना है, सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च। लास्ट में रहेगा रेफरेंसेस, हमने कौन कौन सा मटेरियल हमारे रिसर्च के लिए यूज़ किया है, कौन कौन से बुक की मदद हमने ली है, कौन कौन से वेबसाइट की हमने मदद ली है, वो सब लिखना है। और सबसे लास्ट रहेगा अपेंडिक्स। सो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन में अगेन इंट्रोडक्शन थर्ड नंबर पे गया है, तो फोर्थ ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। नाउ द 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द क्रिटिकल फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? This is the knowledge based question. The answer to this question is third, seeking to establish the relationship among the measured social facts. This one is not the feature of qualitative research. Then which are the features of qualitative research? Qualitative research के features कौन से हैं? Actual setting are the direct source of data. Data take the forms of word or pictures, and researcher become immersed in the situation, present or past, related to the phenomenon. 22nd question, a detailed description of methodology of research is required in. हम जो भी रिसर्च करने वाले हैं उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आता है, कौन से फॉलोइंग कौन से ऑप्शन में आता है? फर्स्ट वन इज़ थीसिस और डिजर्टेशन। जो PhD थीसिस है और डिजर्टेशन है उसमें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन रहता है मेथडोलॉजी का, हमने क्या रिसर्च किया है, कौन सी मेथड्स यूज़ की है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है सिनॉप्सियम एंड वर्कशॉप्स। सिनॉप्सियम का मतलब होता है सारांश, तो सारांश में ऑब्वियसली कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आ सकता, सारांश में शॉर्ट में हमें बताना होता है कि पूरी थ्योरी में क्या लिखा है। सो सेकेंड इज़ रॉन्ग। थर्ड इज़ सेमिनार पेपर और आर्टिकल। एक आर्टिकल के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं आ सकता है मेथडोलॉजी का, सो थर्ड ऑप्शन इज़ रॉन्ग। फोर्थ वन, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार पेपर्स। ये जो सारे ऑप्शंस है, इन सारे ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ये नियर टू करेक्ट है, बट मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हियर इज थीसिस और डिसर्टेशन। सो फर्स्ट वन इज़ करेक्ट। वीडियो पॉज करके आप हिंदी वर्जन पढ़ सकते हैं।
नाउ द रीडिंग कॉम्प्रेशन क्वेश्चंस। दोस्तों ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चंस आपको थोड़े थोड़े याद रहेंगे। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप जब पैराग्राफ पढ़ने जाएंगे तो आपको क्लिक होगा कि हाँ ये किसी क्वेश्चन का आंसर है, तो आपको तुरंत वहाँ पे ब्रैकेट करना है और उसके बाद लास्ट में आपको फाइंड आउट करना है कि आपने जो ब्रैकेट किया हुआ है वो कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ने हैं। आप चाहे 1 या 2 क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आप पैराग्राफ पढ़िए। तो इस हिसाब से आपको ये रीडिंग कॉम्प्रेशन वाला पोर्शन सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चंस के जो आंसर है वो पैराग्राफ में रेडीमेड होते ही है, आपको कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपका लॉजिक लगाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। रेडीमेड आंसर्स पैराग्राफ में मिल जाते हैं। सो 23rd क्वेश्चन, what is not the expectation of an independent production company in the case of its participants। तो दोस्तों 23rd का आंसर ये है जो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे। 24th क्वेश्चन, वाई डू फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस वैल्यू एक्सपीरियंस। तो आपको एक्सपीरियंस, वैल्यू, ये चीज़ें, ये 2 वर्ड्स पैराग्राफ में ढूंढने हैं। तो दिस इज़ द आंसर हियर, दिस इज़ द आंसर फॉर 24th क्वेश्चन। 25th, अकॉर्डिंग टू द ऑथर what has been the focus of the film business। सो आपको फोकस ये वर्ड ढूंढना है पैराग्राफ में, वो वर्ड आपको यहाँ मिल जाएगा। 26th क्वेश्चन, what is not a consistent person across the 2 organizational context। 26th क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट पैरा में मिलेगा। 27th क्वेश्चन, what will be sufficient for an independent production company to be successful। 27 का आंसर अगेन आपको लास्ट पैरा में मिलेगा। 28, what does an advanced technology company expect from the learning experience of its participants। अब इस क्वेश्चन में कौन कौन से वर्ड्स है, एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस, ये वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। तो वो वर्ड आपको मिलेंगे कि लास्ट पैरा के लास्ट लाइन में 28 क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। इंग्लिश में पढ़ना अगर आपको डिफ़िकल्ट जाता है तो आपको हिंदी में पैराग्राफ पढ़ना है। हिंदी में पैराग्राफ पढ़ के आंसर्स आपको ढूंढने हैं। बस एक बात आपको कंफर्म करनी है कि हिंदी और इंग्लिश का पैराग्राफ सेम हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हिंदी और इंग्लिश का पैराग्राफ डिफरेंट आया हो और क्वेश्चन भी डिफरेंट हो। ये एक चीज़ आपको सिर्फ कंफर्म करनी है। हिंदी में पढ़ने के लिए आपको इजी जाएगा, क्वेश्चन के आंसर भी आप जल्दी ढूंढ पाओगे। 29 क्वेश्चन, एज अ गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यू आर सपोज टू नो योर। द आंसर इज आर्टफुल पॉजेस। एक क्लासरूम कम्युनिकेटर को क्या पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ ऑडियंस इमोशन। जो क्लासरूम में बात कर रहा है उसको ऑडियंस के इमोशन पता होने चाहिए। सो कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जो कम्युनिकेटर है उसको ही इमोशंस बनाने हैं, उसको ही इंटरेस्ट बनाना है कम्युनिकेटर्स का। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड, साइलेंट क्यूज़, जो कम्युनिकेटर है उसको तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो साइलेंट क्यूज़, दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग। थर्ड वन, आर्टफुल पॉजेस, जो कम्युनिकेटर कम्युनिकेट कर रहा है उसके लिए जितना बात करना इम्पॉर्टेंट है उतना बात करते वक्त पॉज लेना भी इम्पॉर्टेंट है। पॉज लेना यानी बात करते करते रुकना। सो थर्ड इज़ द ऑप्शन, थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड फोर्थ वन इज़ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। काउंटर आर्ग्यूमेंट करना लिसनर्स का काम है, कम्युनिकेटर का नहीं।
So the answer to 29 question is third. 30th question. Figure out the components of non-verbal communication in the classroom. Non-verbal communication के components क्या क्या है? तो हमें पता है कि नॉन वर्बल का मतलब है कि जिसमें वर्ब नहीं यूज़ किया जाता या वर्ड्स नहीं यूज़ किए जाते. जो विदाउट वर्ड कम्युनिकेशन होता है उसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. फर्स्ट ऑप्शन इज़ फेशियल एक्सप्रेशन, कल्चरल स्पेस एंड सिटिंग अरेंजमेंट. तो सिटिंग अरेंजमेंट का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं है. सो फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग. स्पीड ऑफ अटरनेस, फील गुड फैक्टर एंड एकॉस्टिक. सेकेंड ऑप्शन में फील गुड फैक्टर एंड एकॉस्टिक, इनका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं है. सो सेकेंड इज़ रॉन्ग. थर्ड ऑप्शन हाई साउंड, फिजिकल एम्बियंस एंड टीचर लर्नर डिस्टेंस. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, बिकॉज जो कम्युनिकेटर है वो चाहे दूर हो या पास में हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज स्टूडेंट्स देख सकते हैं, लिसनर्स देख सकते हैं. सो थर्ड वन इज़ रॉन्ग. सो व्हाट मैटर्स? फेशियल एक्सप्रेशन, kinesics and personal space. 31st question. Which of the following are the basic factors of effective listening? First, optimization, stare and glare and interruptions. Second, aggressive questioning, continuous cues and frequent movement. Third, me tooism, glancing sideways and offering advice. Fourth, acknowledgement of thoughts, reflection and asking open-ended question. सो फ्रेंड्स, द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ इफ़ेक्टिव लिसनिंग के बेसिक फैक्टर्स क्या है. इफ़ेक्टिव लिसनिंग का मतलब है जो हम सुन रहे हैं वो सारा हमें समझना. दैट इज़ कॉल्ड एज इफ़ेक्टिव लिसनिंग. तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. इफ़ेक्टिव लिसनिंग में ओपिनियनाइजेशन मतलब अपना ही ओपिनियन आगे रखना. स्टेयर एंड ग्लेयर एंड इंटरप्शंस, किसी को इंटरप्ट करना और स्टेयर करना, ये इफ़ेक्टिव लिसनिंग के फैक्टर्स नहीं हो सकते. बिकॉज अगर हम इंटरप्ट करेंगे तो कम्युनिकेटर का लिंक टूटेगा. सो दैट इज़ नॉट द फंडामेंटल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग. फर्स्ट इज़ रॉन्ग. सेकेंड, एग्रेसिव क्वेश्चनिंग, देयर शुड नॉट बी एग्रेशन इन द कम्युनिकेशन. सो सेकेंड ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन का स्टार्टिंग पार्ट ही रॉन्ग है. थर्ड, मी टूइज़म मतलब मेरा ही कहना सही है. ग्लांसिंग साइडवेज एंड ऑफरिंग एडवाइस, साइडवेज से देखना या एडवाइस ऑफर करना कम्युनिकेटर को, दीज आर नॉट द इफेक्ट्स ऑफ गुड इफेक्टिव लिसनिंग. सो थर्ड वन इज़ रॉन्ग. सो फोर्थ ऑप्शन, एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट्स, रिफ्लेक्शन एंड आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन. सामने वाले के थॉट्स को एक्सेप्ट करना, रिफ्लेक्शन यानी जो समझ में आ रहा है उसके बेसिस पे पॉजिटिवली क्वेश्चन पूछना. These are considered as the basic factors of effective listening. So fourth one is correct. Now let us see 32nd question. In a particular code, hospitals is coded as HSO, LSA, PTI. The code biologicals will be. सबसे पहले क्या करना है, हॉस्पिटल्स को स्पेसेस देके लिखना है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि H एज इट इज़ है. H के बाद जो S है वो लास्ट वाला S उठाया गया है. लास्ट वाले S को उठा के सेकेंड नंबर पे रख दिया. उसके बाद क्या किया, सेकेंड वाला उठाया मतलब O. उसके बाद अगेन जो लास्ट सेकेंड था L उसको लिखा. उसके बाद अगेन लेफ़्ट में आ गए. तो यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस है, पहले राइट वाला लास्ट वाला ऑप्शन लेटर लिखना है, फिर लेफ़्ट वाला लेटर लिखना है, फिर अगेन राइट वाला लेटर लिखना है, फिर अगेन लेफ़्ट वाला लेटर लिखना है. तो एक जिगजैग पैटर्न यहाँ पे तैयार हो रहा है. तो अगेन देखते हैं. सबसे पहले H है मतलब पहला लेटर कांस्टेंट है. उसके बाद लास्ट वाला लेटर, उसके बाद H के बाद वाला O लेटर लिखा है. तो इस तरह से ये नया वर्ड बना है. तो हमें बायोलॉजिकल्स कैसे लिखना होगा, सबसे पहले B को कांस्टेंट रखना होगा. B के बाद हमें लास्ट वाला लेटर उठाना होगा. लास्ट वाला लेटर है S.
बी के बाद एस को लिखा, अब लास्ट वाला उठाया, अब फर्स्ट वाला उठाना पड़ेगा, बी के बाद जो फर्स्ट है वो। तो बी के बाद फर्स्ट क्या है, आई, तो आई को लिखा। अभी बी के बाद फर्स्ट वाला लिया तो अगेन लास्ट वाला उठाना पड़ेगा, लास्ट वाला लेटर इज़ एल, तो एल को लिखा। अब लास्ट वाला लेटर लिखा तो अगेन बी के बाद सेकंड कौन सा है, ओ, ओ को लिखना पड़ेगा। सो BSIL ऐसा ऑप्शन सिर्फ फोर्थ में है, सो फोर्थ इज द करेक्ट वन। 33 इन द सीरीज 1, 5, 13, 25, 41 लास्ट ऑप्शन क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 + 4 5, 5 + 8 13, 13 + 12 25, मतलब यहाँ पे +4 +8 +12 4 से डिजिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऐसा ये सीरीज़ है। तो लास्ट में क्या होगा, 20 ऐड हो जाएगा, +20, मतलब 41 + 20 61। सो ऑप्शन इज 61 करेक्ट ऑप्शन। 34 क्वेश्चन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट मैसेज रिसेप्शन बाय द स्टूडेंट इन द क्लासरूम आर रेफर्ड टू एज। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों को क्या कहा जाता है। संदेश ग्रहण यानी अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने पे बुरा असर करने वाला फैक्टर कौन सा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ नॉइस। अगर क्लासरूम में नॉइस होगा तो मैसेज रिसेप्शन में यानी मैसेज रिसीव होने में प्रॉब्लम आएगा। So correct option is 4th. 35th question, a teacher in a classroom has immediate control over। टीचर का कौन कौन सी चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन द सेल्फ, सिलेक्टेड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मैसेज। सेकेंड द ऑडियंस, द नॉइस एंड द रिसेप्शन। थर्ड ऑप्शन द फीडबैक, द टेक्नोलॉजी एंड द ऑडियंस एक्सपीरियंस। फोर्थ ऑप्शन द कम्युनिकेशन चैनल, अदर कम्युनिकेटर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो दोस्तों जो गुड कम्युनिकेटर है उसका पहले तो खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, उसने जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन चूज़ किए हैं उन पर कंट्रोल होना चाहिए यानी कमांड होना चाहिए। एंड मैसेज, कम्युनिकेटर को क्या मैसेज कन्वे करना है या टीचर को क्या मैसेज स्टूडेंट्स को कन्वे करना है, उनको कौन सी बात समझानी है, इन सारी चीज़ों पे टीचर का कंट्रोल होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, द ऑडियंस, द नॉइस एंड द रिसेप्शन। ऑडियंस पे टीचर का कंट्रोल हो सकता है, नॉइस पे भी टीचर का कंट्रोल हो सकता है, बट जो रिसेप्शन है, रिसेप्शन का मतलब है टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट्स द्वारा ग्रहण करना। तो स्टूडेंट्स क्या रिसीव करेंगे इस पर तो टीचर का कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर किसी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है तो वो समझ लेगा, अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे रिसेप्शन पे टीचर का कंट्रोल नहीं रह सकता है। सो सेकेंड ऑप्शन इज़ रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन द फीडबैक, द टेक्नोलॉजी एंड द ऑडियंस एक्सपीरियंस। थर्ड ऑप्शन में स्टूडेंट्स क्या फीडबैक देंगे इस पे टीचर का कंट्रोल नहीं है, सो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन द कम्युनिकेशन चैनल, अदर कम्युनिकेटर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। टीचर का कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर कंट्रोल हो सकता है बट दूसरे कम्युनिकेटर्स क्या पढ़ाए उस पर टीचर का कंट्रोल नहीं हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी टीचर का कंट्रोल नहीं हो सकता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। So our correct answer is first. Now the 36th question, what do communicated words carry in the classroom situation? First option inspiration, controversy and introspection. Second is diversion, criticism and irrationality. Third is insipidity, irrationality and non-acceptance. Fourth is power, structure and tradition. दोस्तों यहाँ पे आइडियल क्लासरूम सिचुएशन कंसिडर किया गया है। एक क्लासरूम में अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो उस पढ़ाई में कौन सा मैसेज स्टूडेंट्स को जाता है। सो द आंसर इज़ पावर, स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशन। ये तीनों पॉजिटिव वैल्यूज़ है जो स्टूडेंट्स को पास ऑन होती है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, इंस्पिरेशन एंड कंट्रोवर्सी। जो टीचर पढ़ा रहे हैं दैट शुड नॉट बी कंट्रोवर्शियल, मतलब उसको लेके कोई विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए।
सो सेकेंड वर्ड जो है यहाँ पे वो रॉन्ग है फर्स्ट ऑप्शन में, सो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, डाइवर्जन, क्रिटिसिज्म एंड इरेशनैलिटी। जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो डाइवर्सिफाइड है, क्रिटिसिज्म उसके अंदर है, या इरेशनैलिटी है, मतलब वो रैशनल नहीं है। सो ऐसा कम्युनिकेशन क्लासरूम के अंदर नहीं होना चाहिए, आइडियल क्लासरूम के अंदर। सो सेकेंड ऑप्शन इज़ रॉन्ग। थर्ड इज़ इंसिपिडिटी, इरेशनैलिटी एंड नॉन एक्सेप्टेंस। ये अगेन तीनों निगेटिव वैल्यूज़ है, तो एक आइडियल टीचर को निगेटिव वैल्यूज़ कन्वे नहीं करनी है, पॉजिटिव वैल्यूज़ कन्वे करनी है। तो 36 का करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। दोस्तों 37 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन का वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।